नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पेपर 1 के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लग रही है। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न आपके पास है कि मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है। ये आपसे पूछा गया है, मानव जो व्यक्तित्व होता है वह किसका परिणाम है। आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, यानी आपका आनुवांशिकता और जो आपका वातावरण है उसका मिश्रण है। ये आपका सही है। केवल वातावरण का नहीं, केवल आनुवांशिकता का नहीं, पालन पोषण और शिक्षा का नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आनुवांशिकता और वातावरण पे जो है आपका मानव का व्यक्तित्व बना हुआ है। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। आपको याद रखना है जो बच्चे का जो विकास होता है उसमें भी आपका दो फैक्टर जो होते हैं वह इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि होता है आनुवांशिकता और वातावरण। इनके परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा ही आपके बच्चे का जो है विकास होता है। तो आपको याद रखना है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कि क्या है आप ध्यान दे रहे हैं शिक्षण अधिगम में। तो चलो देखते हैं अब हम आपके ऑप्शंस को देखते हैं। अब हम पहला है आपका शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया जाता है कि आपका ये शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया जाता है कि आप क्या है व्यक्तिगत रूप से आप ध्यान देना महत्वपूर्ण है। ये आपका गलत है। फिर है इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर देते हैं। जहाँ पे भी अनुशासन बनाना आ जाएगा ये आपका गलत माना जाता है आपका। ठीक है। फिर है आपका तीसरा है आपका कि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीखते हैं। बिल्कुल सही, ये आपका सही है। हर बच्चा जो है उसका क्या है अलग अलग जो स्तर होता है डेवलपमेंट का, उसका जो विकास होता है वो अलग अलग दर से होता है। तो ये बिल्कुल सही है आपका। शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं, कि समूह बनाकर ही बेहतर सीखते हैं। ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका थर्ड सही हो जाएगा कि बच्चों की विकास जो दर होती है वो हर एक दूसरे से भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से ही सीख पाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं। किसकी ओर आपकी शिक्षार्थियों की जो त्रुटि होती है, वो जो आपके एरर करते हैं बच्चे त्रुटि करते हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप बच्चे जो जब भी एरर करेंगे तो आप क्या एक शिक्षक होने के नाते उन्हें डांटना नहीं है। आपको क्या है उनकी जो त्रुटियां हैं वो गलती में नहीं, ये आपको पॉजिटिव माना जाता है आपका। जो आपकी जो बच्चे जो गलती करते हैं नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है। इसको एक अच्छे रूप में आपके शिक्षक को देखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम शिक्षार्थियों को त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती किसकी ओर संकेत करती हैं। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है बच्चों में, कि क्या है बच्चों में आवश्यकता है आपकी जो है अभ्यास की आवश्यकता है। ये आपका सही लग रहा है। सीखने की अनुपस्थिति अनुपस्थिति गलत हो जाएगा। फिर है शिक्षार्थियों में सामाजिक आर्थिक स्तर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं आपकी त्रुटियां। वे कैसे सीखते हैं ये आपका त्रुटियां बताती है नहीं। ये आपको बताती है कि बच्चों में क्या है अभी जो है अभ्यास की आवश्यकता है, इसलिए वो क्या है त्रुटियां यानी गलतियां कर रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपका निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। सीखने का क्षेत्र जो है भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक या फिर अनुभविक। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन भावात्मक। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि जब बच्चा क्या है कार्य कर रहा है और उसे क्या है वो आपका बोर हो चुका है। तो आपका ये पूछा है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है, इससे हम बोलेंगे कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है। ये गलत हो जाएगा आपका। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, कि बच्चा सीख नहीं सकता है। ये भी आपका नेगेटिव है, गलत हो जाएगा। बच्चों को अनुशासित करने की ज़रूरत है। मैंने बोला जहाँ पे भी आपका अनुशासन आ जाएगा ये आपका नेगेटिव होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा।
फिर आपका संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार-बार हो रहा है। यानी बच्चा इसलिए बोर हो रहा है क्योंकि आप एक कार्य को बार-बार दोहरा रहे हैं। इससे बच्चा क्या हो रहा है? बोर हो रहा है। आप क्या है नई जो है नया कार्य नहीं दे रहे हो उसे, इसकी वज़ह से बच्चा आपका बोर हो रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चा इसलिए ऊब रहा है क्योंकि वह क्या है बार-बार आप ही एक-एक कार्य करा रहे हो उससे, तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? कि आप समस्या समाधान कर रहे हैं, तो उसमें आपका पहला जो उसका चरण होता है वह आपको बताना है। तो देखते हैं अब हम कि पहला चरण क्या होता है आपका। पहला चरण कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्राकल्पना के निर्माण करना या फिर प्राकल्पना का परीक्षण करना। तो इसमें जो हो जाएगा, सबसे पहले आप जो है किसी भी समस्या का समाधान करते हैं, तो आपको जो है समस्या के प्रति आपको जागरूक होना चाहिए कि आप किस समस्या को सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला चरण जो होता है वो होता है समस्या के प्रति आपकी जागरूकता। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न आपका, सातवां प्रश्न आपका, कि वाइगॉस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? आपका जो वाइगॉस्की होते हैं वो किस पे बल देते हैं आपका? आपको तीन चीज़ों पे बल देते हैं। सामाजिक 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 पे बल देते हैं, सांस्कृतिक पे बल देते हैं, सांस्कृतिक पे बल देते हैं, और एक देते हैं आपका जो है भाषा। हाँ, भाषा पे भी आपका जो है आपके वाइगॉस्की बल देता है। तो नैतिक नहीं होगा, शारीरिक नहीं होगा, सामाजिक होगा, आनुवांशिक नहीं होगा। जहाँ पे भी वाइगॉस्की आएगा आपको जो है आंख बंद करके सामाजिक पे टिक करना है। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, आठवां प्रश्न आपका, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विभेदपूर्ण कार्य का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। यानी क्या है, वह अलग अलग तरीकों से अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रही है, अलग अलग विधियाँ यूज कर रही है उनको पढ़ाने में। तो वह किससे आपकी प्रभावित है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, या फिर कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। ये प्रश्न जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी आपको बताया गया है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा तो आपको पता लगेगा कि गार्डनर ने क्या दिया, आपकी बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। वाइगॉस्की ने क्या दिया, आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। प्याजे ने आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, और कोहलबर्ग ने आपका नैतिक विकास के सिद्धांत दिए। इससे ही आपके चार प्रश्न बन चुके हैं कि गार्डनर ने आपका बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, वाइगॉस्की ने आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, प्याजे ने आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, और कोहलबर्ग ने आपका नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। और अब हम आते हैं अपने प्रश्न पे कि शिक्षार्थी जो है वो अलग अलग शैलियों का प्रयोग कर रही है, विभिन्न जो तरीके होते हैं उनका उपयोग कर रही है अपने शिक्षा को, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने में। तो वह यूज कर रही है आपका गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत। आपका जो है गार्डनर ने जो है वह बताया था आपका 8 बुद्धि के बारे में, आपका गार्डनर ने बताया था, ये आपको याद रखना है। वाइगॉस्की ने, मैंने आपको बताया, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा पे आपका बल दिया है, 3 चीज़ों पे। प्याजे की आपकी 4 अवस्था होती हैं, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी जो आपका औपचारिक संक्रामक अवस्था होती है, ये आपकी 4 अवस्था होती है। और कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में आपने जो है 6 उसके चरण पढ़े होंगे, मैंने आपको बताया है। ये आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ मैंने आपको कोहलबर्ग, प्याजे और वाइगॉस्की, गार्डनर सबकी थ्योरी आपको पढ़ाई है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 8वां प्रश्न। अगला है आपका, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती है। यानी आपकी शिक्षिका जो है वह खुद प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। यानी वह बच्चों को क्या है, समूह में क्या है, ग्रुप डिस्कशन के लिए बोल रही है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। यानी वह किस आपका सिद्धांत, किस सिद्धांत का यूज कर रही है, तो चलिए देखते हैं अब हम। अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, सीखने की तत्परता या फिर सक्रिय भागीदारी,
अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, तो यहाँ पे सामग्री की बात नहीं हुई, ये तो आपका गलत हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, जो तीसरा ऑप्शन है आपका, ये आपका इसमें सही हो जाएगा। कि यहाँ पे क्या है, शिक्षिका जो है वह क्या है, सक्रिय भागीदारी की बात कर रही है, ग्रुप डिस्कशन करा रही है, जिससे बच्चे जो हैं वह क्या है, सक्रिय भागीदार हो, ये आपस में मिलजुल कर आपका सीखें। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। यानी शिक्षक से संबंधित आपको जो है प्रभावित करने वाला कार्य बताना है आपका। शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु अधिगम अनुभवों की प्रकृति, विषय वस्तु में प्रवीणता, या फिर बैठने की उचित व्यवस्था। बैठने की उचित व्यवस्था नहीं होगा, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति नहीं, या फिर शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, कि आपके संसाधन होंगे इसीलिए जो है आपका जो है ये शिक्षक पे आपको प्रभावित हो रहा है, ये नहीं होंगे। आपका जो है विषय वस्तु में प्रवीणता, यानी आपको विषय वस्तु में क्या है, प्रवीणता दिखानी पड़ेगी, ये आपका कारक होता है जो शिक्षक संबंधित अधिगम को प्रभावित करता है। तो बिल्कुल ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 11 प्रश्न आपका है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। यानी क्या है, आप जो है जो कंपटीशन होते हैं, आपका एक कंपटीशन करा रहे हैं स्कूल में, जो कंपटीशन होते हैं उसमें क्या आप जो है लड़कियों को ही महत्व दे रहे हैं, कि आप क्या है लड़कियों को ही सेलेक्ट कर रहे हैं, लड़कों को आपको सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका क्या दर्शाता है, परियोजनात्मक उपागम नहीं, प्रगतिशील तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप एक ही जेंडर को क्या है प्रेफरेंस दे रहे हो। क्या है यहाँ पे लैंगिक पूर्वग्रह या फिर वैश्विक प्रवृत्ति नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका लैंगिक पूर्वग्रह, इसे हम कहते हैं। यानी आप क्या है एक ही जेंडर को क्या है प्रायिकता दे रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है थर्ड आपका सही हो जाएगा। अगला जो है आपका, फिर आपका विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। जब आप विद्यालयों में आकलन करेंगे तो किस सिद्धांत पर आपका होगा, तो ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं अब हम। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, जहाँ पे भी ग्रेड की बात आएगी, नंबर की बात आएगी, कंपटीशन की बात आएगी, आपका जो है ये गलत हो जाएगा। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा कर ज़्यादा सक्षम है, कि जहाँ पे भी परीक्षा भी आ जाएगी आपकी, कि बच्चों में केवल परीक्षा ही कराओ, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए, कि आकलन जो है किफ़ायती होना चाहिए, ये भी आपका गलत है। तो जो बचता है आपको ऑप्शन चार, कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, ये बिल्कुल सही है। कि आपके जो हैं बाहरी शिक्षक, जो आपके एग्जामिनर बाहर से आते हैं, उनकी अपेक्षा आपके जो खुद के शिक्षक हैं वह क्या है, आपकी क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। यानी अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को, अपना जो शिक्षक उसे पढ़ा रहा है वह उनकी क्षमताओं को जानेगा, बजाय कि जो बाहरी आपके एग्जामिनर आते हैं वो तो क्या है केवल आपके एक दिन के लिए आते हैं, लेकिन आपके जो है आपको सही जो आकलन कर पाएगा वह आपका केवल आपका शिक्षक आपका कर पाएगा। उससे पता है कि आप क्या हो, कैसा आपकी एकेडमिक्स है। ठीक है, तो आपका जो है इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। आकलन ऐसा आधारित होना चाहिए कि जिसमें जो है आपके जो है विद्यालय के ही टीचर शामिल हो। फिर आपका 13वां प्रश्न आपका, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के डैश के बारे में चिंतित कर रहा है। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, यानी आपका जो है प्रश्न जो है वह सही बने हैं या नहीं बने हैं। तो आपका जो है क्या देख रहे हो, प्रश्नों के प्रकार नहीं, विश्वसनीयता नहीं, वैधता नहीं, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। बिल्कुल आपका जो है शिक्षक ये चेक कर रहा है कि आपने अगर जो पेपर बनाया है उसमें क्या है, पूरा जो आपने सिलेबस डाला है हर एक प्रश्न से, यानी विषय वस्तु को, संपूर्ण विषय वस्तु उसमें शामिल है या नहीं, ये आपका शिक्षक चेक कर रहा है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका 14वां प्रश्न आपका, कि विवेचात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, यह आपका गलत हो जाएगा। फिर आपका शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, कि शिक्षार्थियों के अनुभव
और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल सही। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष में अनुदेश के का नेतृत्व करना चाहिए, अनुदेश गलत होता है। ये आपका जो है फर्स्ट आपका गलत होगा, सेकंड आपका सही है, अनुदेश गलत होता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, किस क्या है, तर्क नहीं करना चाहिए, गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण को आपको महत्व देनी होगी, ठीक है। अगला है आपका, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं और तो शिक्षक को, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका व्यक्तिगत भिन्नता यानी हर बच्चा क्या है अलग पृष्ठभूमि से आया है, तो उसके बारे में आप एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए कि कठोर अनुशासन करेंगे आप, बिल्कुल गलत, कठोर अनुशासन करेंगे, गलत हो जाएगा। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देंगे, क्या है, आप क्या है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देंगे, परीक्षा जहाँ पे भी आएगा, मैंने कहा यह भी गलत होता है। फिर आपका अधिकतम जो अधिगम है, अधिगम की एक समान गति पर बल देंगे कि आप केवल एक ही गति से हर बच्चे को एक ही गति से पढ़ाएंगे, ये गलत हो जाएगा। फिर आपका सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराएंगे, बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि आप अलग अलग जो है अनुभव अलग अलग तरीकों से बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके पास क्या है हर प्रकार के बच्चे आएंगे। तो जो है ऑप्शन जो है आपका फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो, आपके मानव विकास कैसा होता है ये आपसे पूछा गया है। मानव विकास जो होता है मैं आपको बता देता हूँ किस किस कारकों पे आपका डिपेंड होता है। एक तो होता है आपका शारीरिक, एक होता है संज्ञानात्मक, एक होता है संवेगात्मक, एक होता है सामाजिक। यानी जो है फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ठीक है। चार पे आपका डिपेंड होता है। फिर आपका 18वां प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकास हमेशा रेखीय होता है, यानी विकास जो है क्या केवल सीधा चलता है, ये गलत हो जाएगा। विकास हमेशा ऐसे स्पाइरल चलता है, ये आपको याद रखना है, विकास सीधा नहीं चलता है, ऐसा स्पाइरल चलता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल गलत। आपका जो है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपका विकास जो होता है ये गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, गलत नहीं, अंतर संबंधित होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं विकास की प्रक्रियाएं। सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये बिल्कुल सही है कि सब हर व्यक्ति में भिन्नताएं होती हैं, मैंने आपको बताया। तो क्या है विकास का दर समान नहीं होता, ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका को पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है, यानी जो आपके विद्यार्थी जो है पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ते हैं, तो ये किस पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो इसका पहला प्रश्न जो है आपका जो है पहला उत्तर है कि पुनर्बलन के सिद्धांत पर, पुनर्बलन नहीं होगा। अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर नहीं, ज्ञान के निर्माण पर, बिल्कुल सही, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन नहीं। यहाँ पे जो होगा बच्चा जो है ज्ञान का निर्माण कर रहा है, वह जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है यानी जो उसका पुराना ज्ञान है उसको नए ज्ञान से आपका जोड़ रहा है। तो ये आपका थर्ड सही हो जाएगा। और शिक्षक को भी बच्चों को रोकना नहीं है, उनके जो पुराने अनुभव होते हैं उनको शिक्षक को महत्व देनी है अपनी कक्षा में, ये आपको याद रखना है। तो तीसरा आपका सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न आपका, जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेते हैं, जब बच्चे को, यह आ जाएगा जब बच्चे को उसकी दादी की जब बच्चे की दादी अच्छा, यहाँ पे पूछा गया है कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा डैश के कारण रोता है, ठीक है। बच्चे की दादी क्या है, बच्चे को है उसकी माँ से अलग कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका संवेगात्मक दुश्चिंता हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी शिक्षा जहाँ पे कि क्या है हर प्रकार के बच्चे हों, चाहे वो गिफ्टेड बच्चा हो, एवरेज बच्चा हो, या फिर विकलांग बच्चा हो, जिसे दिखाई ना देता हो, जिसे सुनाई नहीं देता हो, ऐसी क्लास जिसमें हर बच्चा क्या हो एक समान पढ़ाई करे और हर बच्चा उसमें शामिल हो, ये आपका होता है। तो देखते हैं अब हम
कि दाखिले संबंधित कठोर प्रक्रियाएं को बढ़ावा देता है, बिल्कुल गलत। तथ्यों की शिक्षा से संबंधित, केवल तथ्यों पर शिक्षा संबंधित है, नहीं। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है आपका, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर आपका कक्षा में विविधता का उत्सव मनाते हैं, बिल्कुल सही। विविधता यानी अलग अलग जो है बच्चे पृष्ठभूमि से आए हैं, उन बच्चों को क्या है आपकी समावेशी शिक्षा में आपका इंक्लूड किया जाता है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपका? वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन सा होगा आपका? कि मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य वाला प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न या फिर लघुदात्मक प्रश्न? ये नहीं होगा, निबंध भी नहीं होगा, और जो है इन दोनों में से आपका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, सत्य या असत्य। ठीक है, ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। फिर आपका है, बीजों का अनुकरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। बीजों का अनुकरण जो आपको करना है, ये आपका शिक्षक बता रहा है। इसमें क्या है, श्यामपट्ट पर चित्र बनाने का वर्णन करना, कि आप चित्र बनाएंगे, या फिर बीज की वृद्धि के लिए चित्र दिखाना, या फिर विस्तृत व्याख्या करेंगे, या फिर विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज को बोना और उसके अनुकरण के चरणों का अवलोकन करना। बिल्कुल ये सही हो जाएगा कि बच्चा जो है वह खुद करके सीखेगा। यानी क्या है, जब उसे हम क्या है मूर्त चीज़ें देंगे, ऐसी चीज़ें जिनको बच्चा छू सकता है, उसे हम मूर्त चीज़ें बोलते हैं। तो क्या है, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोएगा, वो खुद बच्चा जो है उस बीज को बोएगा और उसके क्या है चरणों का अवलोकन करेगा। ये आपका बेटर ऑप्शन होता है। बीजों के बारे में, उनकी जो पैदा कैसे होता है आपका पेड़ पौधा, उनके बारे में आपका बच्चे को ज़्यादा नॉलेज होगी जब वो एक पौधे को बोएगा। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही होगा। चित्र बनाना उतना सही नहीं माना जाता है, यहाँ पे भी चित्र बनाना है, व्याख्या करना भी आपका गलत होता है, सही नहीं माना जाता है मतलब। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है आपका? कि बच्चा फेल हो गया आपका, कि बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, बिल्कुल गलत। ट्यूशन कोचिंग गलत हो जाता है आपका। व्यवस्था फेल हो गई, कि आपकी व्यवस्था जो स्कूल की व्यवस्था फेल हो गई, बिल्कुल सही है ये आपका। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे को हमें कभी भी गलत नहीं ठहराना है। बच्चा कुछ भी करेगा, हमको क्या है सीडीबी में यही होता है कि बच्चे को हमको क्या है सही लेकर के चलना है। तो आपका जो है कि बच्चे पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बच्चे ने उत्तरों को सही ढंग से याद नहीं किया, बच्चे के बारे में गलत नहीं बोलना है। तो ऑप्शन जो है सेकंड आपका सही हो जाएगा, कि आपकी क्या है पढ़ाने की व्यवस्था ही फेल हो गई आपकी, इसलिए बच्चा फेल हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की एक विशेषता है, ये आपसे पूछा गया है। प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना, कि आप जो है अच्छे अंक पर बल दे रहे हैं। मैंने बोला अंक, जहाँ अंक प्राप्त करना जो आ जाएगा गलत हो जाएगा। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं नहीं। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ये आपका सही लग रहा है। केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आते, पाठ्य पुस्तक आपका गलत होता है, और केवल जहाँ पे भी आ जाएगा ये ऑप्शन आपका हमेशा गलत होता है, आपको याद रखना है। केवल जहाँ पे भी आएगा ये आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा, कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन आपका दिखाता है प्रगतिशील शिक्षा। फिर आपका 26वां प्रश्न आपका, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। कि आपका शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है आपका? कि रटने को प्रोत्साहित करेगा। रटना जहाँ पे भी आ जाएगा ये गलत होता है, रटना गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है ये अग्र हो जाएगा, यहाँ पे अग्र, रॉ नहीं होगा, अग्र हो जाएगा, ग्र। अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, अग्र शिक्षण नहीं अपनाना है आपको। परीक्षा, जहाँ पे परीक्षा आ जाएगा गलत हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, बिल्कुल सही। आपकी जो शिक्षण होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षक होनी चाहिए। ये आपको बिल्कुल राइट होता है, आपको याद रखना है। आपकी जो शिक्षा होती है, आपके एनसीएफ जो राष्ट्रीय पाठ चर्चा आपका 2005 है, वह भी आपको बताता है कि आपकी जो है शिक्षण जो होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। बच्चे को लेकर आपकी शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपका, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग ने आपका कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत। उसके बारे में आपका प्रश्न है कि व्यवहार के स्पष्ट नियम, नियम बनाकर, जहाँ पे भी नियम जो आ जाएगा ये गलत हो जाएगा। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर कर, बिल्कुल सही। कि क्या है, नैतिक मुद्दों पर आप चर्चा कर रहे हैं, चर्चा सही माना जाता है आपका, और उन्हें शामिल कर रहे हैं, बिल्कुल सही है।
कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश गलत हो जाएगा। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, ये भी आपका उतना सही नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही रहेगा कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करना चाहिए आपको। फिर आपका प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेमक अवस्था किसके साथ संबंधित है? संवेदी गामक अवस्था जो होती है आपकी पहला स्तर है, यानी बच्चा जो है अभी कहाँ है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का आपका बच्चा है। इस अवस्था में तो बच्चा क्या करेगा, आपका तार्किक रूप से समस्या का समाधान करेगा, बिल्कुल गलत। तार्किक रूप से आपकी तीसरी अवस्था होती है। फिर आपका विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करना, अभी तो बच्चा बहुत छोटा है। सामाजिक मुद्दों में सरोकार सामाजिक नहीं होगा। अनुकरण करेगा, स्मृति करेगा और मानसिक निरूपण करेगा आपका बच्चा इस अवस्था में, क्योंकि आपका क्या है, जन्म से 2 अवस्था तक बच्चा है आपका संवेदीगामक अवस्था। अगला प्रश्न आपका 29वां प्रश्न आपका, जब एक निरोगी बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए आपका? उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए कि अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए? गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर उसकी क्या है, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए कि क्या है, आपको एक योजना बनानी है उस बच्चे के बारे में। मतलब आपका बच्चा जो है वो नियोग्य बच्चा है, यानी बच्चा जो है कुछ प्रॉब्लम है उसमें, तो आप क्या है कि योजना विकसित करेंगे और बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करेंगे। ये सही लग रहा है आपका। प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए उस बच्चे की, गलत हो जाएगा। बच्चे के नियोक्ता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव नहीं। मैंने आपको बताया कि आपको क्या है, उस उन बच्चों को भी समावेशी शिक्षा देनी है। तो ऑप्शन जो है आपका सेकंड सही हो जाएगा इसमें, कि आपको जो है चर्चा करनी चाहिए उनके पेरेंट्स के साथ में कि कैसे उस बच्चे को हम फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे अपने ही स्कूल में, उसे हमें विशेष विद्यालय में नहीं भेजना है। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न आपका है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे यानी आपको क्या है, आप अंतःक्रिया यानी आपस में मिलजुल कर आप क्या है डिस्कशन कर रहे हो। इससे क्या होता है आपका कि पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सकता है। जहाँ पे भी आ जाएगा कि सिलेबस कंप्लीट करना, पाठ्यक्रम को पूरा करना जल्दी से, गलत हो जाएगा। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकते हैं, ये आपका सही है। शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, नियंत्रण करना अपना, गलत हो जाएगा कि क्लास पे नियंत्रण करना, गलत हो जाता है। वे एक दूसरे से प्रश्न उत्तर सीखेंगे, प्रश्न उत्तर भी आपका गलत होता है। तो ऑप्शन जो है आपका सेकंड सही हो जाएगा कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सकते हैं। तो जो है आपका जो है ऑप्शन जो है इसमें सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने देखा आपके जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है उसके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपके पेपर 1 के प्रश्न हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।